हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में माइक्रो में इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा था, आज हम यहाँ पे मैक्रो के अंदर एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। टोटल डिमांड, पूरी इकोनॉमी की डिमांड के अंदर बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि एडी रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम जब कंसीडर करते हैं तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं विच ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ऑल सेक्टर मतलब जो तीनों सेक्टर है, जैसे हमें पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, तो ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल पर्टिकुलर टाइम पे अपनी इनकम के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं सभी सेक्टर के, उन सभी को मिलाकर हमारा क्या बनता है, एंटायर इकोनॉमी की जो डिमांड होती है उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। जैसे आपने इंडिविजुअल पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर रेट पे कोई भी जो कंज्यूमर जब किसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार होता है हम उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर पूरी एंटायर, पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड होती है फाइनल गुड्स सर्विसेज को, हम उसे क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। उसके बाद अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर क्या क्या आता है, तो सबसे पहले सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि नेट एक्सपोर्ट। लेकिन ये जो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड है वो 4 सेक्टर मॉडल किया है। 4 सेक्टर मॉडल के अंदर हमने पढ़ा था कि 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में हमने क्या देखा था कि हाउस होल्ड एंड फर्म 2 ही लोग होते हैं यानी कि C+I। 3 सेक्टर मॉडल में हमारे गवर्नमेंट जुड़ जाते हैं, और 4 सेक्टर मॉडल के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है उसको कंसीडर करते हैं। तो टोटल हमारा क्या बन जाता है, 4 सेक्टर मॉडल। अगर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पूछे तो आपको पूरा ये बताना है, लेकिन स्पेसिफाई कर रखा होगा आपको 2 सेक्टर मॉडल बताना है या 3 सेक्टर मॉडल बताना है। फिर आपको 2 सेक्टर में बोलेंगे तो C+I, 3 सेक्टर बोलेंगे तो उसमें G ऐड कर देंगे, और 4 सेक्टर बोलेंगे तो नेट एक्सपोर्ट आपको कंसिडर करना है। लेकिन आगे हम चैप्टर के अंदर जो पूरा पढ़ेंगे बेसिकली 2 सेक्टर मॉडल के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि 2 सेक्टर मॉडल ही हमारे कोर्स में है। तो जहाँ पे भी हम एडी कहेंगे वहाँ पे केवल 2 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे, हाउस होल्ड और जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है उसके अंदर C+I, सी मतलब कंजम्पशन, जो भी हाउस होल्ड के द्वारा जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जाता है, डिमांड की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। और ये जो बेसिकली किसी भी कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है कि कोई भी गुड्स की कितनी वो कंज्यूम करेगा, कितना वो खरीदेगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, एक होती है हमारी इनकम, एक होती है डिस्पोजेबल इनकम। देखिए इनकम मतलब जितना भी पैसा कमाते हैं, बट जो भी हम कमाते हैं वो सारा हम अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते। उस इनकम के अंदर कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स भी हमें देना पड़ता है, वो अलग अलग पर्सन की अलग अलग टैक्स लाइबिलिटी होती है। तो जो भी हमारी इनकम होती है उसमें से टैक्स हम गवर्नमेंट को देने के बाद इनकम का वो पोर्शन जो हम अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, अपने डिमांड के लिए खर्च कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। तो कंजम्पशन का डिस्पोजेबल इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, और डिस्पोजेबल इनकम घटती है तो कंजम्पशन भी घटता है। तो इनकम के साथ का डायरेक्ट रिलेशन है। सेकेंड कॉम्पोनेंट है हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली किसके द्वारा किया होता है, फर्म के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे हमें जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको क्या रखना है, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम से इफेक्ट नहीं हो रही, इनकम का लेवल कुछ भी हो, बस हमें क्या करना है, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, इनकम के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, जैसे बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा एडी है उसके 2 कॉम्पोनेंट C+I है। ये जो कंजम्पशन है वो हमारे लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने ऑटोनोमस माना है, यानी कि उसका इनकम के साथ कोई लेन देन नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है भी कांस्टेंट है, ये हमने ऐसा अजम्पशन माना है। कि अभी आपको पूरा 2 सेक्टर मॉडल के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा शेड्यूल हम देख लेते हैं कि कैसे बनता है, क्या डायग्राम है। तो देख लीजिए, आपकी इनकम अगर हमारी जीरो भी है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इनकम जीरो होने पे भी कभी भी किसी भी इकोनॉमी की या पर्सन की कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि बेसिक सर्वाइवल के लिए, बेसिक नेसेसिटी के लिए उसे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, उसे कंज्यूम करना ही पड़ता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी कि जो अगर हम सी की बात करें तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी और वाई,
ये क्या हमारी ऑटोनोमस कि अगर हमारी इनकम जीरो भी होगी तो भी कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए हमें कंज्यूम करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इनकम जब जीरो है तो हमारी कंजम्पशन कितनी है, 40 है, तो ये कितना हो गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 हो गया। ये जो बी होता है हमारा MPC होता है, यानी कि बाकी जो हमारी कंजम्पशन है किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे। अगर इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन ही बढ़ता है, इनकम घटती है तो कंजम्पशन भी घटता है। बट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की चीज़ होती है उसका इनकम जीरो भी हो तो भी कुछ ना कुछ स्पेंड करते हैं, उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट, इनकम हमारी 100 हो गई, हमारी कंजम्पशन बढ़कर 120 हो गया, इनकम 200 है, कंजम्पशन भी हमारा 200 हो गया। यानी कि जैसे जैसे हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि हमने क्या माना है, ऑटोनोमस माना है, यानी कि जो इनकम के लेवल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। चाहे इनकम जीरो थी तभी भी हमारा कांस्टेंट था, इनकम बढ़ के 100 हो गई, 200, 300, 500, 600, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया। उसके बाद AD C+I, इन दोनों को ऐड कर देंगे। C कितना है 40, I कितना है 20, इन दोनों को ऐड कर दिया 60, फिर 120 + 20 140, 200 + 20 220, 280 + 20 300। इस तरह से C+I को ऐड करते जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें कि डायग्राम में कैसे बनाए तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड, हमने यहाँ पे डिमांड लिया है और यहाँ पे हमने इनकम लिया है। तो आपको दिख रहा है ये जो I है इन्वेस्टमेंट, हमने उसको क्या रखा है, कांस्टेंट, यानी कि इनकम के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वो 20 हमेशा कांस्टेंट ही है, दिख रहा है आपको, इसीलिए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इनकम का लेवल कुछ भी बढ़ रहा हो घट रहा हो उसको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो हमारा C होता है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि इनकम जीरो होने पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर करते हैं, बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक सर्वाइवल के लिए। इसीलिए जो C होता है हमेशा वो जीरो के ऊपर से स्टार्ट होता है, और जीरो से लेकर जब हमारा कंजम्पशन स्टार्ट होता है उनके बीच का जो गैप होता है, ये दिख रहा है आपको डायरेक्ट, तो ये हमारा क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जैसे हमने 40 यहाँ पे दिखा है। उसके बाद AD जो होता है हमारा C+I, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आता है। जो एग्रीगेट डिमांड का स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि इन दोनों से बना और ये इंक्रीज होगा तो ओवरऑल जो AD है वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे जो AD हमारा इंक्रीज हो रहा है वो केवल किसी लिए इंक्रीज हो रहा है, C में चेंज होने से, क्योंकि I तो हमेशा हमारा कॉन्स्टेंट है। अगर AD इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो वो C के कारण ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि I को हमने कॉन्स्टेंट माना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखना है जो AD है उसके C+I दो कंपोनेंट्स है। इसके अंदर जो हमारा कंजम्पशन होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इनकम जीरो हो तब भी कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इनकम जीरो होने पे जितना हमारा कंजम्पशन होता है उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, जिसे हम C बार से डिनोट करते हैं। उसके बाद कंजम्पशन कर्व जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी हमारा बढ़ता है, कभी भी जीरो वो नहीं होता है। ओके, ये हमारा AD है, AD के कंपोनेंट्स डायग्राम समझ लिया इसमें। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब कि टोटल इकोनॉमी में जितने भी हमारे फाइनल आउटपुट्स है, गुड्स एंड सर्विसेज है, हम उसे क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई को ही नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट याद रखना है कि जो इनकम को हमेशा हम Y से डिनोट करते हैं, और एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम क्या है, दोनों बराबर है। और जो इनकम होते हैं उसके दो ही तरीके होते हैं, या तो हम क्या करते हैं अपने इनकम को स्पेंड कर देते हैं, कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं, या पर्टिकुलर कोई पार्ट उसका हम सेव कर लेते हैं। तो हमेशा आपका जो इनकम होगा वो C+I यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग, या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं या हम उसको बचा लेते हैं। तो इनकम का मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमारा खर्च हो जाता है और कुछ पोर्शन जिसे हम बचा लेते हैं उसे सेविंग कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, नेशनल इनकम। ये आपको याद रखना है कि हमेशा जो नेशनल इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। नेशनल इनकम को Y से डिनोट करते हैं और उसके जो कंपोनेंट है C+S है, यानी कंजम्पशन और हमारे सेविंग मिलके क्या बनता है, एग्रीगेट सप्लाई। ओके, उसके बाद अगर हम शेड्यूल समझे तो अभी आपने देखा कि हमारी जो इनकम है 0, 100, 200, 300 है, कंजम्पशन आपको यही एक कांस्टेंट रख लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इनकम में से, हमारे इनकम में से अगर हम कंजम्पशन माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल आता है, सेविंग। यानी कि ये इतनी आपकी Y क्या है, आपकी इनकम है, C क्या है, आपकी कंजम्पशन है। और अगर हम इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दें तो हमारा क्या निकलता है, सेविंग, यानी कि इतना पैसा आपने बचा लिया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इनकम हमारी जब जीरो थी, कंजम्पशन हमारा कितना है
40, क्योंकि अभी आपने देखा है कि मिनिमम इनकम जीरो होने पे भी कंजम्पशन हमारी जीरो कभी भी नहीं हो सकती। मिनिमम सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ हमें करना है पड़ता है। तो हमारे सेविंग क्या आ गई -40। ओके, ये आपको देखना है। उसके बाद हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है C+S, यानी कि C+S। अगर इनको हम ऐड कर दें हमारा क्या बन जाता है एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद C देख रहे हो 120 है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे -20, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या आ जाएगा आपका 20। तो इस तरह से सारे डायग्राम आपके निकल जाएंगे। उसके बाद अगर हम ग्राफिकली इसको दिखाएं, ठीक है, ग्राफिकली अगर हम सप्लाई कर्व को दिखाएं, यानी कि ये AS है, Y जिसे नेशनल इनकम कहते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है इनकम लिया है, यहाँ पे हमारा AS है। अब देखोगे ये इक्वली, यानी कि आपने यहाँ पे देखो कि इनकम और जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो हमेशा इक्वल है। दिख रहा है आपको, जब इनकम जीरो थी हमारा AS भी जीरो था, इनकम 100 है AS हमारा 100 है, इनकम 200 है ये, तो ये दोनों क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, और इसीलिए वो इक्वल प्रोपोर्शनेट आपको दिखाई देता है। जितना ये इंक्रीज होगा उतना ये भी इंक्रीज होगा। दिख रहा है आपको, बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शनेट में वो इंक्रीज होता है। तो आई होप आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सब कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन जिसे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। देखिए कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ये एक फंक्शनल रिलेशन दिखाता है किसके बीच में, कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच में। क्या कहेंगे, इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। तो यहाँ पे आप कंजम्पशन शेड्यूल देखिए कि जब इनकम जीरो थी तब भी आपको पता है कंजम्पशन हमारी कुछ ना कुछ होती है जिसे मिनिमम कंजम्पशन कहते हैं। इनकम इंक्रीज हुई, वही टेबल हर जगह मैंने यूज किया है इनकम और कंजम्पशन के लिए भी, तो आपको एक ही टेबल यूज करना है, वो हर जगह आपका यूज हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारी इनकम बढ़ी, देखो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे कंजम्पशन भी हमारा बढ़ता जा रहा है। अगर इसको हम ग्राफिकली दिखाए कि कंजम्पशन कर्व कैसे बनाए, तो वो आप अच्छे से समझ लीजिए। ध्यान देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ध्यान रखिए हमने क्या लिया है, अपना इनकम लिया है, यहाँ पे आपका क्या है एग्रीगेट डिमांड है, कंजम्पशन है। ध्यान से देखिए कि ये हमारी क्या है Y है, एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारी कंजम्पशन है। इस लेवल तक यहाँ पर जब तक हमारी इनकम और सेविंग, यहाँ तक देखिए हमारी कंजम्पशन क्या है ऊपर है और इनकम क्या है नीचे है, यानी कि इनकम हमारी कम है और कंजम्पशन क्या है ज्यादा है। दिख रहा है आपको एक कर्व, कंजम्पशन कर्व ऊपर है, इनकम कर्व नीचे है। जब इनकम आपकी कम होगी और कंजम्पशन आपकी ज्यादा होगी तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या होगा, डिस सेविंग, यानी कि आपको बचत नहीं हो रहा, बल्कि आपके पास जो भी पुरानी सेविंग्स है वो खर्च हो रही है, क्योंकि आपके पास इतनी इनकम नहीं है कि करंट कंजम्पशन को आप फुलफिल कर सके। तो उस पीरियड को, उससे पहले जब तक आपकी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगी, उस ये जो पीरियड है इसे क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। यहाँ पे ब्रेक इवन है, यानी कि आपका इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या है बराबर है, जितना कमाते उतना ही हम क्या कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, जीरो सेविंग है हमारी। उसके बाद देखिए कि इनकम का कर्व ऊपर है और यहाँ पे कंजम्पशन कर्व नीचे है, यानी कि अब हमारी इनकम क्या हो गई, ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या होती है, सेविंग। यानी कि जैसे जैसे आपकी स्टार्टिंग में आपकी इनकम कम होती है कंजम्पशन ज्यादा होता है, एक लेवल पे आके देखिए दोनों ब्रेक इवन, दोनों इक्वल हो गए, जितनी इनकम है उतनी ही आपके कंजम्पशन होगी, जीरो सेविंग, कुछ नहीं बच रहा, जितना कमा रहे उतना ही खर्च कर रहे हैं। पहले क्या थी, कंजम्पशन ज्यादा थे और इनकम कम थी। उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारे कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ता जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ती है। उस रेट के बाद हमारी जो इनकम होती है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ती है और हमारे कंजम्पशन क्या होते हैं, कम रेट से बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी नीड्स होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसके बाद बढ़ी हुई इनकम को हम क्या करते हैं, बचाने लग जाते हैं, सेव होने लगता है। तो इसीलिए एक लेवल के बाद देख रहे हैं आप इनके बीच जो गैप है, यानी कि सेविंग जो है वो धीरे धीरे हमारा बढ़ने लग जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब इनकम जीरो होती है तो भी हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी हमारा बढ़ता है। एक लेवल पे आके इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। नो सेविंग, कोई सेविंग नहीं हो रही, पर जितना कमा रहे उतना हमारा खर्च हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो इनकम जिस रेट से बढ़ती है उससे कम रेट से हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, और जिसके कारण बाकी का जो पैसा हमारा सेव होने लग जाता है। ठीक है,
तो ये आपका पूरा कंजम्पशन कर्व है। उसके बाद टाइप्स की बात करें कि प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। पहला एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। तो जो एवरेज का फॉर्मूला होता है C/Y, C मतलब कंजम्पशन और Y मतलब नेशनल इनकम, यानी कंजम्पशन को जब नेशनल इनकम से डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा, APC एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन। और मार्जिनल मतलब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, यानी कि हमारी कंजम्पशन इनकम चेंज होने से हमारी कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन। मार्जिनल हमेशा चेंज होती है और एवरेज हमेशा उसके बीच में रिलेशन निकालती है। तो अब हम ध्यान रखिए कि हमारा जो APC है वो हमारा क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा है कि जब हमारी कंजम्पशन क्या होगी, ज़्यादा होगी इनकम के कंपैरेटिवली, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे कि आपने देखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारा कंजम्पशन ऊपर था और सेविंग हमारी नीचे थी। APC 1 भी हो सकता है, यानी कि जितना कमा रहे उतना ही खर्च कर रहे, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे। उसके बाद लेस देन भी हो सकता है, लेकिन APC कभी भी 0 हमारा नहीं हो सकता है। और APC फॉल विद द राइज इन इनकम, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है उस प्रोपोर्शन से हमारी कंजम्पशन नहीं बढ़ती, क्योंकि जब इंसान की नीड्स जरूरतें पूरी होने लगेगी तो धीरे धीरे उसका जो एडिशनल इनकम अर्न करेगा वो क्या होगा, सेविंग होता चला जाएगा। तो याद रखना है APC कभी भी 0 नहीं हो सकता, APC लेस देन 1 हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, बट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम बात करें MPC की, तो MPC कैसे निकलता है कि डेल्टा C बटे में डेल्टा Y। अब डेल्टा C कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, ये कितना है 40, तो स्लैश आ गया। इसके बाद नेक्स्ट में से इसको माइनस करेंगे, 120 माइनस 40, 80 आ गया। इसमें से फिर इसको माइनस करके 200 माइनस 120, 80, यानी कि अब नेक्स्ट में से फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस करते चले आएंगे, इससे आपका डेल्टा C आ जाएगा। सिमिलर आपको इनकम भी वैसे निकालना है, स्लैश करेंगे फर्स्ट, उसके बाद इसमें से 100 में से 0 माइनस के 100, 200 में से 100 माइनस के 100, 300 में से 200, 400 में से 300, तो इस तरह से आपका डेल्टा Y निकल जाएगा। अब डेल्टा C को क्या रखना है आपको ऊपर और डेल्टा Y को नीचे, तो जिससे क्या होगा, आपका MPC निकल जाएगा। तो ध्यान रखना जो MPC है बेसिकली उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, 0 से ज़्यादा और 1 के कम, इनके बीच में ही हमेशा वो लाई करेगा, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। MPC जो गरीब लोगों की होती है वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली अमीर, क्योंकि जो रिच लोग होते हैं उनकी ऑलरेडी पहले ज़रूरतें पूरी हो चुकी होती है, उनके जो वांट्स होते हैं, उनकी जो सेटिस्फेक्शन होती है ऑलरेडी कंप्लीट होती है। तो एडिशनल इनकम बढ़ता भी है तो भी उनके कंजम्पशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गरीब लोग होती है उनकी बहुत सारी जो डिमांड होती है वो अनसेटिस्फाइड होती है, अनफुलफिल होती है। तो जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है वैसे क्या करते हैं, वो उन डिमांड को पूरा करने लगते हैं और जो भी एडिशनल इनकम वो अर्न करते हैं वो क्या होता है, उनका खर्च होने लग जाता है। उसी तरह से MPC फॉल विद द सक्सेसिव इनकम इंक्रीज, तो धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ने लगती है, राइज होने लगती है, वैसे वैसे MPC हमारा गिरने लगता है, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारी सेटिस्फेक्शन वो हमारी कंप्लीट होने लगती है, तो फिर एडिशनल इनकम बढ़ने से वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती। तो ये आपको इसको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। उसके बाद वो कंजम्पशन का साइकोलॉजी नियम तो पता ही है कि कंजम्पशन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन एक लेवल के बाद जिस रेट से हमारा इनकम बढ़ता है उस रेट से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता। उसका रीज़न पता ही है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे वांट्स, हमारे जो ज़रूरतें होती है वो सेटिस्फाइड होने लगती है और हमारी जो डिमांड होती है कम होने लगती है। तो यहीं पे अभी हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जिस तरह से अभी हमने कंजम्पशन फंक्शन देखा है उसी तरह से हम सेविंग फंक्शन की बात करेंगे। उसमें भी 2 तरह के होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन, एवरेज प्रोस्पेरिटी सेविंग। तो सेविंग की भी हम 2 तरह की बात करेंगे, किस तरह से APS और MPS होता है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाकी क्लास के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो लाइव क्लासेस भी बहुत सारे आप लोगों को मिलेगी, जहाँ पे आप लोग लाइव अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।